इतिहास एक ऐसा अध्ययन क्षेत्र जिसमें हम अपने आधुनिक दुनिया के अतीत को जानते व समझते हैं। ये रियली में एक इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतिहास के बारे में देखेंगे, जिसमें एनसीईआरटी पैटर्न के क्लास 10th के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा। हाँ दोस्तों, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, एंशिएंट, मीडियन एंड मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों, 10th लेवल में हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री है और मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे पहले मॉडर्न वर्ल्ड का शुरुआत यूरोप कंटिनेंट में हुआ। और जैसा कि आप पढ़ भी चुके हैं, फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई, यहीं से मॉडर्न वर्ल्ड का विचारधारा पनपने लगा था। हाँ दोस्तों, फ्रांस में हुई क्रांति कहीं न कहीं देश की शांति और विकास का उद्देश्य रखती है, जिसमें एक लोकतंत्र व एक राष्ट्र की कल्पना है। दोस्तों, राष्ट्र क्या होता है ये आपके किताब में दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में। फ्रांस के सोर्बेन यूनिवर्सिटी में अर्नेस्ट रेनर ने राष्ट्र का एक्सप्लेनेशन दिया है। वो बताए हैं कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महापुरुषों के नाम, गौरव व सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे और काम करने की इच्छा, ऐसे जन समूह होने की यह सब जरूरत एक राष्ट्र की एक बड़ी और व्यापक एकता है। और उसका अस्तित्व भी जनमत संग्रह से ही होता है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाने एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक हो तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। इन्होंने बहुत अच्छा ही एक्सप्लेनेशन दिया, आप भी इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये राष्ट्र के होने की कल्पना पूरे दुनिया में सबसे पहले यूरोप में सच होता है। तो चलिए इसके पीछे के इतिहास को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, फ्रांस में क्रांति के बाद अभी कोई अस्थायी शासक नहीं था। वैसे तो फ्रांस खुद एक राष्ट्र व एक पहचान पा चुका था। जैसे फ्रेंच राष्ट्रभाषा बन गई थी, एक ध्वज चुना जा चुका था। दोस्तों, फ्रांस ने यूरोप के दूसरे लोगों को भी राष्ट्र में गठित करने के लिए सहायता करने का निश्चय किया। ये न्यूज जब यूरोप के अलग अलग शहरों में पहुंची तो स्टूडेंट और एजुकेटेड लोग जैकोबिन क्लब बनाने लगे व राष्ट्र निर्माण का प्रयास करने लगे। इसी प्रयास में 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड व इटली के बड़े इलाकों में फ्रांस के सेनाओं ने घुसकर क्रांति किया। इन सब सेनाओं का नेतृत्व सेनापति के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा था। 5.5 फुट का ये छोटे कद का व्यक्ति 1804 में पूरी तरह फ्रांस का सम्राट बन जाता है। दोस्तों, फ्रांस में 1804 में नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने जन्म से मिले विशेषाधिकार को खत्म कर दिया, समता व संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया तथा साथ ही डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली व जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को भी आसान बना दिया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, किसानों को गुलामी से आज़ाद किया व जागीरदारी टैक्स से भी मुक्ति दिलाई, ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन को भी सुधारा। किसान, मजदूर और नए बिजनेसमैन सब स्वतंत्र हो गए। मतलब नेपोलियन ने राष्ट्र व शासन को ऐसे सुधारा कि समाज का विकास हो सके। लेकिन शुरू में हॉलैंड, स्विट्जरलैंड व कई बाहरी शहर जैसे ब्रुसेल्स, मेंस, मिलान, वारसा फ्रांस के सेनाओं का स्वागत किया। बट जल्दी ही ये दुश्मनी में भी बदल गया, क्योंकि सब स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थे। क्योंकि सब स्वतंत्रता के बाद भी राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी और सेनाओं में जबरन भर्ती तथा सेंसरशिप लिया जाता था। बिकॉज प्रशासनिक फायदों से मिले आज़ादी का यह सौदा बहुत घाटे वाला था। दोस्तों, पूरे यूरोप में राष्ट्र निर्माण की कहानी व आधुनिक इतिहास के घटनाक्रम के कालखंड को चलिए एक बारी देखते हैं। सबसे पहले तो 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया और नेपोलियन ने युद्ध का आगाज किया।
और साम्राज्यवाद करते करते 1815 में नेपोलियन सभी देशों से हार जाता है और वियना की संधि होती है। दोस्तों देखेंगे कि 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं और 1848 में फ्रांस में कई तरह के राष्ट्रवादी विचारधारा और संघर्ष दिखाई देते हैं और 1859 से 70 के बीच में इटली का एकीकरण होता है तथा 1866 से 71 के बीच जर्मनी का एकीकरण होता है और 1905 में हैब्सबर्ग व ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। तब चलिए बारी बारी से इन सभी कालखंडों में हुए घटनाक्रम को समझते हैं। दोस्तों नेपोलियन अपने राष्ट्र सीमा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे युद्ध किया और ऑस्ट्रिया, ग्रेट ब्रिटेन, प्रसा और रूस ने मिलकर नेपोलियन को हराया और 25 मार्च 1815 को वियना संधि किया, जिसके तहत नेपोलियन ने कब्जा किए हुए क्षेत्रों को खो दिया। फ्यूचर में फ्रांस का विस्तार रोकने के लिए फ्रांस के सीमाओं पर राज्यों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। दोस्तों 1821 में यूनान के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों यूनान उस्मानी साम्राज्य का गुलाम था। उस्मानी साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य भी कहते हैं। दोस्तों ऑटोमन साम्राज्य का यूनान पर सदियों से शासन था तथा यूनान ने क्रांति की शुरुआत 25 मार्च 1821 को किया, जब यूनानी क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता की घोषणा किए थे।